Hello everyone, my name is Ananya and welcome to my new channel 7 Colors of Life। तो इस वीडियो में हम लोग शेंगन वीज़ा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा फ़ीस क्या है, कवर लेटर क्या होती है और एनओसी क्या होती है। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हाउ वी गॉट आवर शेंगन वीज़ा इन जस्ट 9 डेज़। तो हमें जाना था स्विट्ज़रलैंड और हमने स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी से शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो हमने 22 अप्रैल को VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और अराउंड 1 मई के अंदर 1 मई तक हमें अपना पासपोर्ट मिल चुका था। हमने VFS ग्लोबल के ऑफिस से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था। तो ये है हमारा पासपोर्ट, दिस इज आवर शेंगन वीज़ा। हमें आई थिंक आपको दिख रहा है, हमें 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है, जबकि हमने सिर्फ 12 डेज़ का वीज़ा मांगा था और वो भी सिंगल एंट्री। लेकिन शायद एम्बेसी वालों को हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा लग गया, तो उन्होंने हमें 30 डेज़ स्टे वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया है। तो इससे पहले हमारी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। हम लोग इससे पहले बस बाली गए हुए थे, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल है। यह है उसका वीज़ा और आप देख सकते हैं, और कोई भी वीज़ा हमारे पास नहीं है। तो हमारी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें 30 डेज़ 1 मंथ का वीज़ा दे दिया है। तो हमने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन खुद से किया था, किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवाया था। फर्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, सिंपल है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको VFS ग्लोबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड देके, फिर उसको एक्टिवेट करवाना होता है। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस भी कंट्री का शेंगन वीज़ा आपको चाहिए वो कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होती है, जैसे हमारे केस में स्विट्ज़रलैंड था। उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करना होता है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी होती है VFS ग्लोबल की। उसके डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको VFS ग्लोबल का जो सर्विस चार्ज होता है, जो कि 1850 रुपीज़ है, वो पेमेंट करना होता है पर पर्सन। VFS सर्विस चार्ज पेमेंट करने के बाद आपके मेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जिसमें VFS ग्लोबल की तरफ से एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको। तो आप इस लेटर का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के टाइम पे ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा। और VFS ग्लोबल के ऑफिस में ज़ेरॉक्स बहुत ही महंगा होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही इस लेटर का प्रिंट आउट निकाल के साथ में लेके जाइएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि है आप ट्रैवल प्लान बनाने से पहले अपॉइंटमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, आसानी से मिलता नहीं है। और आप 6 मंथ्स इन एडवांस शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि आसानी से अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप डिपार्चर डेट से एटलीस्ट 3-4 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक कर ले। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 15 वर्किंग डेज होता है यूजुअली, लेकिन किसी किसी केस में 1 से 2 महीना भी लग जाता है। तो प्लान अर्ली, और आप पहले से ही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले। अपॉइंटमेंट्स एटलीस्ट 6 महीने पहले या 7 महीने पहले चेक कर ले, अपॉइंटमेंट्स बुक कर ले, ताकि आपको एंड मोमेंट पे अपॉइंटमेंट लेना ना पड़े। इसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म VFS ग्लोबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, और ये फॉर्म जो है ये कुछ टाइम बाद अप टू डेट होती रहती है। तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड वाला फॉर्म ही डाउनलोड करें, जो कि VFS ग्लोबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल होती है ओनली, और ना कि आप किसी ने वीडियो पे लिंक दे दिया और
वहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, तो ये गलती ना करें। डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और ध्यान से ब्लू या ब्लैक पेन से उस फॉर्म को फिल कीजिए, या तो फिर आप ऑनलाइन भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फिल करने के बाद आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और लास्ट पेज पे डेट और सिग्नेचर करके सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो VFS ग्लोबल के वेबसाइट से ही आपके मेल पे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक चेकलिस्ट भेजा जाता है। उसी कंट्री का, जिस कंट्री के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है, उसी कंट्री की तरफ से एक चेकलिस्ट दिया जाता है आपको। जैसे कि हमारे केस में देखिए स्विट्ज़रलैंड का चेकलिस्ट है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं सारा दिया हुआ रहता है इस चेकलिस्ट पे। तो इसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इन डिटेल इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो पहला है ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसपे विथ मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट का, और लास्ट में एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होना चाहिए, क्योंकि एक पेज पे स्टिकर वीज़ा लगेगा और दूसरा पेज एंट्री एंड एग्जिट के स्टैम्प के लिए चाहिए होगा। सेकंड है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और हर एक कंट्री का अलग अलग साइज होता है। जैसे हमारे केस में स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा के लिए 35x40 mm का पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और उसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। लाइक यहाँ तक आपका फ़ोटो आएगा, ये बॉडी पार्ट्स उस फोटो में नहीं आएगा। आपका फेस फ़ोटो में 80% विजिबल होना चाहिए। जैसे कि इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं मेरा फेस 80% विजिबल है और यहाँ गले तक का फ़ोटो है जहाँ पे मेरा पूरा फेस दिख रहा है। गले से नीचे फ़ोटो मत लीजिएगा। और आपका फ़ोटो जो है वो नॉट ओल्डर देन 6 मंथ होना चाहिए, मतलब रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं चाहिए। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मिनिमम 30,000 यूरो या 50,000 USD कवरेज का होना चाहिए टिल अराइवल डेट इन इंडिया। तो किसी स्विट्ज़रलैंड के लिए अराइवल डेट तक चाहिए हमें ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन किसी एम्बेसी में आपका जो उस कंट्री से जो डिपार्चर डेट है उसके 15 डेज बाद तक इंश्योरेंस चाहिए होता है। तो वो उस कंट्री के चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा। और हमने बजाज एलियंस से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था, जो कि हमें 1050 रुपीज़ का पड़ा था। तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ट्रैवल इंश्योरेंस। मिनिमम कॉस्ट में आपको बहुत एक अच्छी सी ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है। और आपको अगर कंपेयर करना है तो आप पॉलिसी बाजार से कोई भी अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी पसंद आए वो ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर ऐड करिएगा। इससे आपका प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है कि आप मैरिड हैं और वहाँ पे वहाँ उनके कंट्री के किसी लड़की से जाके आप शादी नहीं कर लेंगे और वहाँ पे रह नहीं जाएंगे, आप इंडिया में रिटर्न आएंगे। तो मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशंस। तो कोई क्या करता है, डमी फ्लाइट टिकट्स बुक कर लेते हैं थोड़ा सा पैसा दे के, जो कि शायद 4,000, 5,000 या 8,000 में मिल जाता है। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होता है। तो मान लीजिए अगर आपके वीज़ा ऑफिसर जो है उन्होंने 3 दिन के बाद आपका फ़्लाइट रिजर्वेशन चेक किया तो और वो कैंसिल मिला, तो उस केस में वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिफंडेबल वाला टिकट बुक कर सकते हैं ज़्यादा पैसा दे के।
फिर जब आपका वीज़ा आ जाए तो उसको कैंसिल करके आप नॉन रिफंडेबल वाला फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है होटल बुकिंग्स। तो होटल बुकिंग्स कंफर्म्ड होनी चाहिए, प्रीपेड ना होने से भी चलेगा। हमारे केस में हमने सिर्फ होटल बुकिंग्स का ये कंफर्मेशन मेल्स दिया था, तो ये नॉन पेड है, लेकिन हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बुक किया था सारा होटल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, booking.com या फिर hostelworld.com से अपना हॉस्टल या होटल बुक कर सकते हैं, या एयरबीएनबी से, और वहाँ पे आपको पे लेटर और फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो आप वहाँ से रिफ़ंड ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप एम्प्लॉई है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। साथ ही में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करके देगा। आपके एम्प्लॉयर को उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में जो चीज़ें मेंशन करनी होती है वो है, आप उस कंपनी में जॉब करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जॉइनिंग डेट क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में, आप कौन कौन से शेंगन कंट्रीज़ घूमने वाले हैं उनका नाम मेंशन करना होगा, आपका पर्पस क्या है उन कंट्रीज़ में जाने का, विच इज़ टूरिज़्म ऑब्वियसली, किस डेट से किस डेट तक आपको छुट्टी मिली है, एंड आपका लीव डेट्स आपके ट्रैवल डेट्स के साथ मैच करनी बहुत ज़रूरी है, और किस डेट को आप इंडिया वापस आओगे और अपनी ड्यूटीज़ को फिर से रिज्यूम करेंगे। आपके एनओसी में आपके एम्प्लॉयर को एक नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट ऐड करना होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। उस स्टेटमेंट में आपका एम्प्लॉयर ये बताता है कि आपके उस कंट्री में घूमने जाने से आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द एनओसी शुड बी ऑन कंपनीज लेटर हेड, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द एचआर और डायरेक्टरेट। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको आपके बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस या जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप स्टूडेंट है किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो भी वहाँ से आपको एक एनओसी प्रोवाइड देना होता है। अपॉइंटमेंट लेटर और एनओसी के साथ में आपको आपके सैलरीड अकाउंट का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, जो कि बैंक से स्टैम्प और साइन किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ आपको 6 मंथ्स का पे स्लिप देना होता है। फिर 3 इयर्स का आईटीआर एक्नॉलेजमेंट जो सिंगल पेज का होता है, जिसमें बारकोड मेंशन किया हुआ रहता है, वो चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट है तो फिर स्कूल से, आप जिस भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो आपको एनओसी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप कौन कौन से शेंगन कंट्रीज घूमने वाले हैं, आपके ट्रैवल डेट्स क्या है, एक नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट स्कूल की तरफ से कि आपके घूमने जाने से स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है या ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर माइनर है स्टूडेंट, तो वो एनओसी में बच्चा किसके साथ ट्रैवल करने वाला है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि माइनर खुद के लिए एनओसी नहीं मांग सकता, तो वो किसके साथ घूमने जा रहे हैं शेंगन कंट्रीज, वो उस एनओसी में मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक कंफर्मेशन लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है, जिसमें जो कि स्पॉन्सर या जो आपका पेरेंट या जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं, आपके ट्रैवल खर्चा सब उठाने वाले हैं, उनके तरफ से एक लेटर होना चाहिए, जिसमें आपका रिलेशन विद द स्पॉन्सर और आपका पर्पस, ट्रैवल डेट्स, ये सब मेंशन होना चाहिए, और वो आपका सारा खर्चा उठाने वाला है, ये चीज़ उनको मेंशन करनी पड़ती है उस स्पॉन्सरशिप लेटर में। साथ में उस स्पॉन्सर या आपके पेरेंट्स का आईडी प्रूफ चाहिए होगा, लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, और एक
वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो चाहिए होगा, और वो लेटर आपके पेरेंट्स या स्पॉन्सर द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। फिर साथ ही में आपके पेरेंट्स का या स्पॉन्सर का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट साइंड एंड स्टैम्प्ड फ्रॉम द बैंक, पे स्लिप्स और 3 इयर्स का ITR चाहिए होगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपका ट्रेड लाइसेंस या GST सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ ही में आपके बिजनेस के जो भी पैसे हैं जिस अकाउंट में आते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट वाला जो भी अकाउंट है, तो उस अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, और उसी का पे स्लिप और ITR चाहिए होगा 3 इयर्स का। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस एंड GST सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपके बिजनेस अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का बैंक से स्टैम्प और साइन किया हुआ होना चाहिए, पे स्लिप 6 मंथ्स का आपके बिजनेस अकाउंट का, और आपके बिजनेस अकाउंट का जो ITR एक्नॉलेजमेंट पेज है सिंगल पेज का, वो चाहिए होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। कवर लेटर एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपका गेम चेंजर भी हो सकता है। कवर लेटर में आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि फर्स्ट पैरा में कि आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट, ट्रैवल डेट्स, वीज़ा टाइप, टूरिस्ट वीज़ा या पर्सनल विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, आपको किस तरह का वीज़ा चाहिए। फिर पर्पस ऑफ द ट्रैवल एंड किसके साथ ट्रैवल करने वाले हैं, और उनका नाम एंड पासपोर्ट नंबर एंड रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, एंड कौन कौन से कंट्रीज घूमने वाले हैं, ये सब मेंशन करना होता है। सेकंड पैरा में आपको आपके काम के बारे में बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं, काम का पूरा डिस्क्रिप्शन, ज्वाइनिंग डेट, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन एक्सेट्रा देना होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट है तो आप कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल या कॉलेज में क्या पढ़ते हो, ये सब डिस्क्राइब करना होता है। जॉब करते हो तो सैलरी कितनी मिलती है, बिजनेस है तो टोटल अर्निंग एंड प्रॉफिट क्या है एक्सेट्रा, ऑफिस से किस डेट तक NOC मिला है, और आप फिर से कब से काम पे जाओगे, ये सब मेंशन करना होता है। और आपका ट्रैवल डेट और NOC का डेट सेम होना चाहिए। थर्ड पैरा पे आपको पर्पस बताना पड़ता है कि आपने क्यों इस कंट्री को सिलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, क्या क्या करोगे, क्या क्या देखोगे, ये सब डिस्क्राइब करना होता है। फोर्थ पैरा में आपको अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखाना होता है, खर्चा कौन करेगा, सफिशिएंट फंड्स आपके पास है या नहीं, FDs या PF वगैरह है तो वो मेंशन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी है कोई आपके नाम पे तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टैक्स कितना पे करते हैं, फ़िलहाल अकाउंट में कितना पैसा है, ये सब कुछ मेंशन करना होता है। उसके बाद फोर्थ पैरा में आपको अपना स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना होता है इंडिया से कि आप क्यों घूमने के बाद इंडिया वापस आओगे, ना कि वहाँ रह जाओगे और जाने के बाद रिटर्न ही नहीं आओगे, या फिर इलीगल तरीके से जॉब तो नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के बारे में, आपके काम के बारे में बताना होता है कि आपके पास एक डिसेंट सा जॉब है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काम का, फैमिली का, इसलिए आप वापस आओगे इंडिया में। घर पे अगर बच्चे हैं, बुरे माँ बाप है जो कि आप पर डिपेंडेंट है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और एक डिटेल डे वाइज आइटनरी देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कवर लेटर और आइटनरी कैसे बनानी है उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट पे बताइएगा, मैं उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी स्पेशली कवर लेटर को लेके और स्पॉन्सरशिप लेटर को लेके।
एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं, डीड दे सकते हैं रजिस्टर्ड, या फिर एफडीज है या पीएफ है आपके पास कोई, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। सो ये थी हमारी शेंगन वीज़ा एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई डाउट है या किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। I'll try to reply there or even try to make a separate video on that. And I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी। और सो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के सुंदर सुंदर ब्लॉग्स आने वाले हैं इसी चैनल पे। और हमारे फ्यूचर जो ट्रैवल एडवेंचर्स आ रहे हैं वो भी इसी चैनल पे होंगे। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सो तब तक के लिए बाय बाय।